हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोगों ने थाइलेकोइड और क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था कि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो फोटोसिंथेसिस की जो हिस्ट्री है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं उसी के अंदर। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो प्रिस्टले के द्वारा किया जा रहा है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम लोग यहाँ बता रहे हैं जिसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट रैट, पुदीना और कैंडल पे किया जा रहा है, जो कि प्रिस्टले के द्वारा किया गया है। तो इसी के लिए प्रिस्टले जाने भी जाते हैं। जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है हमारा, जिसका नाम है फ्लैश लाइट एक्सपेरिमेंट ऑन क्लोरेला, जो कि वारबर्ग के द्वारा किया जा रहा है। ये वारबर्ग ने जो फ्लैश लाइट एक्सपेरिमेंट किया है, हम लोग सिर्फ नाम और साइंटिस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ वहाँ पे कुछ उसके पॉइंट देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हम लोग उस एक्सपेरिमेंट पे नहीं जा रहे हैं। जो थर्ड साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हिल। तो रॉबर्ट हिल जो है एक तो क्लोरोप्लास्ट के आइसोलेशंस के लिए जाने जाते हैं, साथ साथ में ये फाउंडर ऑफ लाइट रिएक्शंस भी के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने लाइट रिएक्शंस के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि लाइट रिएक्शन एग्जिस्ट इन फोटोसिंथेसिस, ऐसा रॉबर्ट हिल ने बताया था। इसीलिए जो लाइट रिएक्शंस होती हैं इनको हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं, जो रॉबर्ट हिल के कारण। तो अगले जो साइंटिस्ट हैं हमारे इमर्सन हैं, जो इमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट और साथ साथ में टू पिगमेंट सिस्टम, तथा यही जो इमर्सन है ये इन्हांसमेंट इफेक्ट के लिए भी जाने जाते हैं। रेड ड्रॉप इफेक्ट को थोड़ा इन्होंने आगे एक्सटेंड कर करके इन्हांसमेंट इफेक्ट भी दिया था। उन तीनों के लिए इमर्सन जाने जाते हैं। अगले जो साइंटिस्ट हैं हमारे एंगलमान हैं, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक्शन स्पेक्ट्रम ऑन स्पाइरोगायरा। हम लोग एक आगे शॉर्ट ट्रिक देखेंगे यहीं पे इन्हीं से रिलेटेड। तो पहले हम लोग देखते हैं एंगलमान क्या करते हैं। एक पेट्री डिस्क की प्लेट लेते हैं, उसमें जो विजिबल लाइट है, जो विबग्योर, जिसके बारे में हम लोग जानते भी हैं अच्छी तरीके से, वोलेट इंडिगो वगैरह जो हम लोग बताते हैं, तो उसी को अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड कर करके वहाँ पे स्पाइरोगायरा, जो कि एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है, इसको डाल देते हैं। एंगलमान ये जानना चाहते थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि कौन सी लाइट में, कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी। तो यहीं पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रखते हैं, जिसका शॉर्ट ट्रिक रहेगी हमारी RBG। R मीन्स रेड लाइट, B मीन्स ब्लू लाइट और G मीन्स होता है ग्रीन लाइट। तो हम लोग देखेंगे जब भी कभी हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, और साथ में ये बताना चाहेंगे कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कौन सी लाइट में होती है, तो रेड लाइट में होती है, उसके बाद ब्लू लाइट में और सबसे कम ग्रीन लाइट में होती है। इसके साथ साथ में हम लोगों को RBG के साथ साथ में हम लोगों को BRG भी याद रखनी चाहिए, जो इसी से हम लोग बना लेंगे। एब्जॉर्प्शन जो होता है सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट में, उसके बाद रेड लाइट में और सबसे कम ग्रीन लाइट में होता है। इसके बाकी और जो होते हैं वहाँ निग्लिजिबल होता है। साथ साथ में ट्रांसपिरेशन रेट, TR मीन्स ट्रांसपिरेशन रेट, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट में, फिर ग्रीन लाइट में और सबसे कम होता है रेड लाइट में। तो हम लोग RBG एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए है, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन के लिए और ट्रांसपिरेशन रेट के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। एंगलमान के एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने निकाल दिया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जो अगले साइंटिस्ट हैं हमारे FF ब्लैकमैन है। तो जो ब्लैकमैन है ये अपना लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो इन्होंने दिया था क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ साथ में ये फाउंडर माने जाते हैं डार्क रिएक्शंस के। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यहीं पे दो साइंटिस्ट हैं, एक लिबिग भी आएंगे और एक ब्लैकमैन भी हैं। तो ब्लैकमैन ये कहते हैं कि जो सबसे कम अमाउंट में एलिमेंट प्रेजेंट्स है वह फोटोसिंथेसिस को सबसे अधिक इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल हम लोग जानना चाहें तो हम लोग जान सकते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली CO2 की बात कही है कि CO2 फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगी। ये बात ब्लैकमैन ने इनडायरेक्टली कही है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझने के लिए, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को समझने के लिए सिंपल एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग घर में हमारे देखते हैं कि मम्मी वगैरह जब कभी भी आटा गूंथते हैं तो उसमें नमक डाला जाता है। तो यदि बिना नमक के आटा गूंथ लिया जाए, उसके बाद उसकी रोटी बना ली जाती है, तो जो भी व्यक्ति रोटी खाता है तो उसको पता चल जाता है कि आटे में नमक नहीं डाला गया है। तो नमक की थोड़ी सी मात्रा बहुत सारे आटे को इफेक्ट कर देती है, क्योंकि वह सबसे कम मात्रा में उपस्थित है। ऐसा ही ब्लैकमैन कह रहे हैं, जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित रहेगा वह जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ में जब कभी भी लिमिटिंग फैक्टर की बात की जाती है तो वहाँ पे लिबिग के बारे में भी बात की जाती है। जो लिबिग साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित है वही एलिमेंट फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करे, बल्कि जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह भी अफेक्ट कर सकता है। बात ऑक्सीजन की, तो लिबिग बात ऑक्सीजन की कर रहे हैं,
ब्लैकमैन बात CO2 की कर रहे हैं इनडायरेक्टली। चलिए हम लोग देखेंगे जो अर्नन नाम के साइंटिस्ट हैं, ये फोटोफॉस्फोरिलेशंस के लिए जाने जाते हैं। ये टर्म दी है अर्नन नाम के साइंटिस्ट ने। फोटोफॉस्फोरिलेशंस का मतलब होता है ATP का फॉर्मेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन फोटोफॉस्फोरिलेशंस कहलाएगा। यहीं से दो और वर्ड निकल जाएंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस। हम लोग देखेंगे कैसे। मोल जो है वो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं, कि जो मोल ने एक हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया था। जो पार्क और बिगिन है, इन्होंने एक वर्ड दिया है क्वांटासोम, जो कि फोटोसिंथेसिस की यूनिट है। हम लोग इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फोटोसिंथेसिस में ये जो यूनिट है इसकी क्वांटासोम क्या होता है, हम लोग देखेंगे। साथ साथ में हम लोग इसी पोर्शंस के अंदर हम लोग एक पार्क के बारे में भी चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहा जाता है, जिसकी रेंज जो वेरी करती है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में करती है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो हमें पता चल जाएगा जो विजिबल लाइट है उसकी भी रेंज यही है। जो साथ साथ हम लोग देखेंगे गामा, एक्सरेज है, यूवी है, जो CB और A है, वो सारी लाइट की जो हम लोग देखते हैं स्केलिंग, उसमें पता चल जाता है। कुछ एक और पॉइंट हम लोग यहाँ याद रखेंगे, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो रुबिस्को एंजाइम है उस टोटल क्लोरोप्लास्ट का 16% है, जबकि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो 10% है। ये एक नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों को याद रखना चाहिए पॉइंट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पोर्शंस में चले जाएं। आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उस पोर्शंस का। उसके बाद हम लोग साइंटिस्ट देखते हैं। जो अगला है हमारा जो 10 नंबर पे है, हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि क्लोरोफिल के लिए हम लोग 4 साइंटिस्टों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने कहा था पेलेंटियर, कैवेंट्यू है, और हम लोगों ने कहा था जो विलिस्टार्टर और स्टालफिशर है, हम लोग इसकी बात भी करते हैं। तो जो क्लोरोफिल के लिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो उनका नेम और आइसोलेशन दिया है, या आइसोलेशन किया है सॉरी, वो पेलेंटियर और कैवेंट्यू साइंटिस्ट हैं। साथ साथ में जो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में जिन साइंटिस्ट ने बताया है वो विलिस्टार्टर और स्टालफिशर है। चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, C3 C4 के बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। C3 जो केल्विन साइकिल भी जिसको कहा जाता है, केल्विन, बेंसन और बेसम जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। और C4 साइकिल है जो हैच और स्लैक है, जो इन्होंने इसके बारे में बताया है। तो हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे C3 C2 C4 और कैम साइकिल के बारे में। जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पिगमेंट है, जो इमर्सन ने 2 पिगमेंट सिस्टम दिया था, तो हम लोग देखेंगे कि जो अल्ट्रा सिस्टम ऑफ पिगमेंट है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो एक इंडियन साइंटिस्ट है जिनका नाम है गोविंद जी, तो गोविंद जी और एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ हैं रेबनोविच, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, एडवांस रिसर्च के ऊपर की है इन्होंने। 3 साइंटिस्ट और हैं साथ में, रूबेन, कामिन और हसद। इसको समझने से पहले हम लोग 2 स्टेटमेंट समझते हैं। एक जे सिनेबियर या जिन सिनेबियर हम लोग बोलते हैं, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा था, इनडायरेक्टली हम लोग उनके स्टेटमेंट की बात देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि यदि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। यानी कि ये रिलेशन बता रहे हैं CO2 और ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस के अंदर। डी सोसर हैं जो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो इक्विवेलेंट होएगी या इक्वल रहेगी किसके, जितनी CO2 एब्जॉर्ब की गई है। हालांकि डी सोसर ने तो H2O का भी सिग्निफिकेंस बताया फोटोसिंथेसिस में, लेकिन इनका स्टेटमेंट और जिन सिनेवियर का स्टेटमेंट दोनों थोड़ा सा मैच करते हुए चल रहे हैं। तो ये दोनों ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का रिलेशन है वो CO2 से है। तो रूबेन, कामेन और हसद जो हैं ये इसके स्टेटमेंटों को डिस्कार्ड करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो एक आइसोटॉप यूज करते हैं। वो देखते हैं कि जो 6 CO2 है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 16 का है, जो 12 H2O है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 18 आइसोटॉप लिया। तो इन्होंने ये देखा कि जब वहाँ पे HNO वगैरह क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, H2O बनता है। जब ऑक्सीजन बनता है या ऑक्सीजन हमें मिलता है तो वह ऑक्सीजन 18 वाला है। इससे उन्होंने कंक्लूजन्स निकाला कि जो ऑक्सीजन हमें मिलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो H2O से आती है। ये इनका हम लोग स्टेटमेंट बता सकते हैं। कुछ और साइंटिस्ट देखें हम लोग, ध्यान रखिएगा, हम लोगों को विशेष रूप से हम लोगों ने पॉइंट नोटेड किया है इसको। मेयर जो हैं, मेयर ने कहा कि प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो जो बुसिन गोल्ट है, इन्होंने हम लोगों को बताया जो फोटोसिंथेसिस कोटिन है, जो PQ हम लोग जिसको बोलते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया था, PQ के बारे में। तो हम लोग आगे भी कभी देखेंगे इसके बारे में कि इसकी वैल्यू वगैरह कैसे निकाली जाती है। एक पोर्शंस और हम लोगों ने यहाँ पे मिसिंग किया है, वो है Q10 वैल्यू। कई बार पूछी जाती है कि Q10 वैल्यू लाइट रिएक्शन की कितनी है, डार्क रिएक्शंस की कितनी है, या ट्रांसप्रेशंस रेट या ट्रांसप्रेशंस की कितनी होती है। तो हम लोग डायरेक्ट ही वहाँ याद रखेंगे। तो Q10 वैल्यू यदि वो लाइट रिएक्शंस की पूछ रहा है तो 1 रहेगी, यदि Q10 वैल्यू डार्क रिएक्शंस की पूछता है तो 2 और 3 रहेगी, और यदि Q10 वैल्यू वो ट्रांसप्रेशंस की पूछ रहा है तो 2 रहेगी। हमें पता रहना चाहिए कि जो इमर्सन थे जिन्होंने 2 पिगमेंट सिस्टम्स, रेड ड्रॉप इफेक्ट और इन्हांसमेंट इफेक्ट दिया था, तो हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ये जो रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या था या इन्हांसमेंट इफेक्ट क्या था, जिसमें फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है, एक में फोटोसिंथेसिस की रेट गिर जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इनके बारे में बताया था। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे कुछ और चीज़ें बताता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आराम से। तो ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ खास साइंटिस्टों की बात की। यहाँ हम लोगों ने ना तो स्टीफन हेल्स की बात की है, कुछ और साइंटिस्ट जो आते हैं जिन्होंने सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट दिए हैं फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, तो हम लोगों ने वो आराम से हम लोग पढ़ करके याद रख सकते हैं। तो ज़्यादा हम लोगों ने उनकी चर्चा की नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्वांटासोम पे और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पे रहेगा, जो कॉक के द्वारा दिया गया है, हम लोगों ने कहीं पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि मैं आगे बता रहा हूँ। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्वांटासोम, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शंस में डिफरेंस, और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस में डिफरेंस करेंगे। बीच में हम लोग साथ में किसी वीडियो में अटैच कर देंगे पिगमेंट, जिसके अंदर खास करके हम लोग क्लोरोफिल का केमिकल फार्मूला, क्लोरोफिल ABCD के बारे में, साथ साथ में हम लोग वहाँ पे क्लोरोफिल का डायग्राम भी हम लोग एक सरल तरीके से हम लोग डायग्राम भी देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, और उसके बाद हम लोग C3, C4 ऐसे कंटिन्यूस चलते जाएंगे। तो करीब 4-5 वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे फोटोसिंथेसिस को। थैंक यू।